अगर आप पूरे मानव इतिहास को उठा के देखें तो आपको नजर आएगा कि कुछ कुछ लड़ाइयां इतनी बड़ी हुई थी, उसमें इतनी जान माल की हानि हुई थी कि आपको लगेगा कि ये लड़ाई जिस लीडर ने, जिस प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने करवाई, उसको लोगों ने इलेक्ट कैसे किया, उसको लोगों ने, वो इतना विलन आदमी है, उसको लोगों ने पावर दी कैसे। तो पहले के जमाने में, मतलब आज से 300 साल से पहले, जब पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वहां पे राजा हुआ करते थे, राजाओं का राज था, तो राजा जो बोलेगा वही होगा। तो अगर राजा ने कहा कि ये कानून है तो कानून है, उसने कह दिया कि यहां पर लड़ाई करनी है तो होनी है। तो राजाओं को तो समझ में आता है कि एक राजा है, फिर उसका बेटा है, और उसी के वंश में लोग राजा बन रहे हैं, और वही पूरी प्रजा का और जितना भी अंपायर उसके पास है उसका जो भविष्य है वो एक राजा डिसाइड कर रहा है। पर उसके बाद जब पूरी दुनिया भर से जो राजाओं का जो साम्राज्य था, वो जब कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, राजाओं की ताकत कम हुई और डेमोक्रेसी यानी लोगों की ताकत बढ़ना शुरू हुई, तब फिर जो भी मेन पॉलिटिकल लीडर है, मेन जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, उसको लोग सेलेक्ट करते थे। हाँ भाई, वोट दो, इसको जिताओ और इसको टॉप पे लेके आओ। तो आपको ऐसा लगना बहुत लाजमी है कि अगर किसी को जनता ने सेलेक्ट करके पावर में बैठाया है तो वो उतना बड़ा विलन नहीं हो सकता। बट बहुत बार पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी एक बंदे को वहां की जनता ने उसको इलेक्शन करके, उसको वोट देके उसको जिताया, फिर उस बंदे ने जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वो पावर में आया था उसी प्रोसेस को उसने चेंज कर दिया और वो खुद बन गया तानाशाह, डिक्टेटर बन गया पूरी जगह का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 लीडर्स के बारे में जो पावर में आए थे लोगों के सपोर्ट की वजह से, एक तरह से इलेक्ट होके आए थे, बट उसके बाद उसी पावर को इस्तेमाल करके उन्होंने तख्ता पलट कर दिया अपना ही, और खुद वहां के तानाशाह या डिक्टेटर बन गए। जो इस पूरी जो लिस्ट है, इसमें जो 5वां एग्जाम्पल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नंबर 1, जूलियस सीजर 44 BC। तो वहां पे कुछ सिस्टम ऐसा था कि नॉर्मली तो सरकार चल रही है और कोई एक इंसान के पास सारी ताकत नहीं है, बट अगर कोई ऐसा मोमेंट आया जब देश के अंदर कुछ हलचल चल रही है, सिविल वॉर हो रहा है या अशांति फैल रही है, या फिर रोमन अंपायर को किसी और अंपायर से खतरा है इन्वेजन का, ऐसी सूरत में रोमन अंपायर में यह होता था कि वो किसी एक डिक्टेटर को अपॉइंट करते थे कि भाई इस समय के लिए तू डिक्टेटर है, जो तू बोलेगा वैसे ही होगा, जो तुझे आर्मी इस्तेमाल करनी है तू कर सकता है, हम लोगों को इस प्रॉब्लम से निकाल, और जब तू अपना काम कर देगा, हमको प्रॉब्लम से निकाल लेगा, तो जो तू डिक्टेटर बना है उस पावर को वापस कर देना। ये सिस्टम वहां पे था। तो 44 BC में जूलियस सीजर ऑलरेडी रोमन अंपायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था, सबसे फेमस लीडर था। बट इसी साल यानी 44 BC में एक कानून पास हुआ, डिक्टेटर परपेटुओ बोल के। इस कानून ने जूलियस सीजर को अधिकार दे दिया कि उसकी जो ताकत खत्म होने वाली थी कुछ समय में, वो अब जो उसकी लिमिट लगी थी टेन्योर की, वो लिमिट हटा दी जाएगी, और इस तरह से रोमन अंपायर का एक तरह से एम्परर बन गया जूलियस सीजर। बट सीजर की बदकिस्मती देखिए कि वो बन तो गया एक तरह से एम्परर, बट इस पोजीशन पे वो बहुत समय तक रह नहीं पाया, क्योंकि 2 महीने के अंदर ही उसके आसपास के लोगों ने मिलकर ही पूरे लोगों के सामने उसका मर्डर कर दिया था। नंबर 2, नेपोलियन द थर्ड। ये इंसान 1848 में फ्रांस का प्रेसिडेंट था और ये नेपोलियन का नेफ्यू था। तो जब ये 1848 में प्रेसिडेंट बना फ्रांस का, तो ये जानता था कि 1852 में इसका टर्म खत्म हो रहा है और इसको प्रेसिडेंसी छोड़नी पड़ेगी। तो उसके कुछ टाइम पहले 1851 के दिसंबर में इसने कुछ लोगों को मिलकर प्लान किया कि हमको सरकार का तख्ता पलट करना है, और ये जो लोग कानून बनाते हैं उनको पावर से हटाना है, कानून चेंज कर देने हैं, और इस तरह से कानून लिख देना है कि जो बंदा प्रेसिडेंट है वो बहुत देर तक प्रेसिडेंट रह सके। इसका जो प्लान था, इसका नाम था ऑपरेशन रूबिकॉन। ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल हुआ और इस प्रकार नेपोलियन द थर्ड को एक राजा जैसी ताकतें मिल गई, और इसीलिए उसको डिक्टेटर कहा जाता है फ्रांस का। नेपोलियन द थर्ड के राज में फ्रांस ने काफी तरक्की की, और पूरे इसका अगर आप पूरा टर्म देखेंगे तो ये लगभग 22 साल तक गद्दी पे था। नंबर 3, एडोल्फ हिटलर। अगर आपने मेरे चैनल पे वीडियोस देखे हैं तो आपको इस नाम के बारे में सब कुछ पता होगा। एडोल्फ हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी का चांसलर और या फिर फ्यूरर था। अगर आप अपने आसपास किसी भी इंसान से पूछें कि तुमको क्या लगता है कि हिटलर पावर में कैसे आया था, तो आपको शायद ये रिस्पॉन्स मिले कि हिटलर एक तरह का तानाशाह था, राजा था जर्मनी का, और वो पावर छीन के हाथ में आया था। बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था। हिटलर भी एक डेमोक्रेसी के प्रोसेस को फॉलो करके ही पावर में आया था, बट इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न थे, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। हुआ ऐसा था कि जनवरी 1933 को हिटलर को, जो उस समय नाजी पार्टी का लीडर था, मेन लीडर था, उसको बना दिया गया था जर्मनी का चांसलर। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि वो उसको चांसलर वो एकदम आराम से बन गया था, उसने बहुत चालाकियां की थी, बहुत यहां वहां उसने पैंतरे लगाए थे, और उस सब के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो में बात की है, राइज ऑफ हिटलर की।
उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जब ये पावर में आया, पावर में आने के जस्ट अगले महीने फरवरी 1933 में जो जर्मनी का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी राइक्सटैग, वहां पे लग गई आग। ये जो आग लगी, इसको हिटलर ने ये कहा कि हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर या हमारे देश के ऊपर ये कम्युनिस्ट लोगों ने हमला किया है, तो हमको सारे कम्युनिस्ट लोगों को निकालना है, उनको सजा देनी है, और ये सब करने के लिए मुझे ज्यादा पावर्स की जरूरत होगी। तो इसीलिए उसने, उस समय जो प्रेसिडेंट था जर्मनी का, पॉल वॉन हिंडनबर्ग, वो वर्ल्ड वॉर का हीरो था और हिंडनबर्ग की जर्मन प्रेसिडेंट की काफी इज्जत थी, उसके पास पावर भी थी। बट हिटलर जानता था कि जो वो चीजें करना चाहता है जर्मनी में, वो सारी चीजें नहीं कर सकता अगर हिंडनबर्ग यानी जर्मन प्रेसिडेंट उसको रोकेगा। तो इसीलिए पॉल हिंडनबर्ग पे यानी जर्मन प्रेसिडेंट पे हिटलर ने बहुत दबाव डाला और उससे एक ऐसा कानून पास करवा दिया, यानी फायर डिक्री पास करा दी, जिसमें हिटलर को यह ताकत मिल गई कि वो अगर चाहे तो किसी को भी उठा के अरेस्ट कर सकता है। अगर उसको किसी पे शक है जिसने ये वहां के पार्लियामेंट में आग लगवाई है, तो उसको पकड़ सकता है, उसको सजा दे सकता है, और उसको किसी और के परमिशन की जरूरत नहीं होगी। जो उसने फायर डिग्री पास करवाई थी और उसको जो ताकतें मिल गई थी, उसकी वजह से हिटलर को और पावर मिली और वो लोगों के सामने उसकी इमेज और बोल्ड हुई। और इसीलिए इसी साल मार्च 1933 को उसने इनेबलिंग एक्ट पास करा दिया। इनेबलिंग एक्ट ये था कि अब हिटलर जो चाहे वो कर सकता है, उसको पॉल वॉन हिंडनबर्ग यानी जर्मनी के प्रेसिडेंट की और जर्मनी की जो भी सरकार का जो सिस्टम है उसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी काम करने के लिए। अभी तक जो उसने परमिशन ली थी वो सिर्फ फायर के बारे में था, जो ये पार्लियामेंट में आग लगी है उससे डील करने के लिए, बट ये इनेबलिंग एक्ट की वजह से उसको पूरी तरह ताकत मिल गई। और उसके बाद जब हिंडनबर्ग की डेथ हुई तो भैया हिटलर ने क्या किया, उसने हेड ऑफ स्टेट और जर्मनी का चांसलर, इन दोनों चीजों को एक कर दिया और उसने अपने आप को बोल दिया कि अब मैं हूं जर्मनी का सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर, और उसका टाइटल बन गया फ्यूरर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हिटलर एक तरह से डेमोक्रेसी के प्रोसेस को फॉलो करते करते पावर में आया था, बट उसने ऐसा चक्कर घुमाया कि सब कुछ कर करा के फाइनली उसको डिक्टेटर वाली पावर्स उसके हाथ में आ गई। और ऑब्वियसली जब वो फ्यूरर बन गया तो फिर उसको रोकने के लिए कोई भी नहीं था। उसने जो कहा वही कानून है, वही किया जाएगा। और इसीलिए जर्मनी ने पहले तो तरक्की की वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के पहले, बट वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा कहते हैं कि जर्मनी को पूरी तरह विनाश की ओर ले गया हिटलर, और फिर बहुत तबाही मची थी वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के अंदर। नंबर 4, रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन 1993। आपको शायद ऑलरेडी पता होगा कि 1991 में यूएसएसआर यानी जो सोवियत संघ है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, वो टूट गया था, और अब ये बहुत सारे छोटे छोटे देश बन गए थे। तो जब जितने टूट के देश बने थे उसमें जो सबसे बड़ा देश था वो था रशिया, और रशिया का प्रेसिडेंट बना था बोरिस येल्सिन। वो बहुत अच्छे से जानता था कि अभी जो रशिया का जो कानून है वो वही यूएसएसआर का जो उनका जो सिस्टम था उसी को फॉलो कर रहा है, वही कानून यहाँ फॉलो हो रहा है। तो जानता था कि कुछ समय में उसके हाथ से पावर चली जाएगी। तो 1993 में उसने एक तरह से कू किया अपने ही अगेंस्ट। तो 1993 में बोरिस येल्सिन के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने मॉस्को में रशिया की जो पार्लियामेंट है उस पर हमला कर दिया, और वहां पे जितने भी लॉ मेकर्स जो थे, जो साइन करते हैं, जो कानून बनाते हैं, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। और इस प्रकार से अपनी ही सरकार उसकी थी, बट उसको इसने एक तरह से गिरा के अपने आप को एक डिक्टेटर वाली पावर्स उसने हथिया ली। और सिर्फ यही 4 एग्जाम्पल नहीं है, पूरे मानव के इतिहास में ऐसा बार बार हुआ है। जैसे कि 1933 में उरुग्वे में जो प्रेसिडेंट था गैब्रियल टेरा, उसने भी इस तरह से डिक्टेटर वाली पावर्स अपने हाथ में ले ली थी। 1933 में ही ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था एंगलबर्ट डोल्फस, उसने भी यही किया था। 1934 में रोमानिया के किंग ने यही किया था। 51 में बोलिविया के प्रेसिडेंट ने किया था। 1972 में ही फिलीपींस के लीडर ने और साउथ कोरिया के लीडर ने किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा हुआ है। ये जो मैंने 4 एग्जांपल बताया ये तो एक्चुअली सक्सेसफुल एग्जांपल्स थे, मतलब किसी लीडर ने सक्सेसफुली पावर्स हथिया ली। अब जो मैं 5वां एग्जांपल बता रहा हूं वो काफी रिसेंट है और काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। बात हम कर रहे हैं 2020 के अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप ये 2016 में प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, हिलरी क्लिंटन को हरा के, और 2020 में जब इसका टर्म खत्म हुआ और वापस इलेक्शन हुआ और ये दिखाई पड़ने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप हार रहा है और बाइडेन पावर में आएगा, तो फिर 6 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने, कुछ एक बड़ा ग्रुप था, उन्होंने जाके अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर हमला किया। उनका यह उद्देश्य था कि यहां पे जो कांग्रेस में बैठ के एक जॉइंट सेशन होने वाला है जिसमें वोट्स की काउंटिंग होगी और ये फाइनलाइज होगा, लीगल हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार चुका है और बाइडेन अब प्रेसिडेंट बनेगा। इस चीज को रोकने के लिए
डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने कैपिटल बिल्डिंग पे हमला किया। ये बात काफी न्यूज में थी, कुछ लोगों की जान भी गई थी, बहुत लोग हताहत हुए थे, बट अल्टीमेटली जो वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे उन लोगों को वहां से भगा दिया गया और ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। बट अगर ये जो कोशिश थी अगर ये सफल हो जाती तो ऐसा हो सकता है कि आज भी अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप ही रहता और शायद वो कानून में ऐसे बदलाव कर देता कि हमेशा का अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप ही रहेगा। अमेरिका में बहुत लोगों को इस बात का डर है कि अगर फिर से ट्रंप पावर में आ गया इस बार तो वो सच में शायद ऐसा कोई कानून लागू कर देगा जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो ये जो एग्जांपल्स थे आपने इसमें देखा कि ये सारे जो लीडर्स हैं ये लोगों से वोट लेकर ही प्रॉपरली पावर में आए थे, बट उसके बाद उन्होंने उसी सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और खुद बन गए वहां के डिक्टेटर या तानाशाह राजा। हर तरह की पावर उनके पास आ गई। पॉलिटिकल पंडित्स ऐसा मानते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये तब पैदा होती है जब किसी कंट्री में लोगों को भरोसा हो गया हो कि ये जो हमारा लीडर है ना ये कुछ ज्यादा ही महान है और हमारे देश को कुछ नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। हम बहुत परेशान है इस समय, बट अगर हमने इस बंदे को पूरी पावर दे दी तो शायद ही हमको सारी हमारी परेशानियों से निकाल देगा। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर ये होता है कि वही बंदा जो इलेक्शन जीत के आया होता है वो पूरी पावर अपने हाथ में ले लेता है। इसीलिए हिस्ट्री से हमको सीखने को मिलता है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वो हमेशा तानाशाहों से बची रहेगी। अगर आपको पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में किसी भी कंट्री के ऐसे और लीडर्स के बारे में पता है जिन्होंने इस तरह से पावर हथियाई तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।